नमस्कार साथियों, आप सभी का द मिश्रा क्लासेस में स्वागत है। आज हम झारखंड फील्ड वर्कर यानी कि झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता परीक्षा के लिए जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं और अपना लैंग्वेज पेपर में यानी कि पेपर 2 में जो हिंदी रखे हैं उन लोगों के लिए आज का क्लास है जिसका नाम है नेताजी का चश्मा। ये गद्य खंड का भाग है। हम लोगों ने इसी चैनल पे द मिश्रा क्लासेस पे काव्य खंड जो था वो हम लोग खत्म कर चुके हैं और अब हम लोग गद्य खंड की ओर आगे बढ़ रहे हैं जो कि क्षितिज भाग 2 किताब के ऊपर बेस्ड है ये। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे नेताजी का चश्मा जो स्वयं प्रकाश के द्वारा लिखा गया है। तो किसी भी कहानी को पढ़ने से पहले उसके लेखक परिचय को पढ़ना बहुत आवश्यक हो जाता है। और जो आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पे या फिर जिस स्क्रीन पे आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे जो देख पा रहे हैं पीडीएफ, ये एनसीईआरटी का किताब है। और ये किताब आप एनसीईआरटी के साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो एनसीईआरटी का कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से भी देख सकते हैं, या फिर वहाँ से प्रॉब्लम होता है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा जहाँ से आप इस पीडीएफ को आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और सबसे पहले हम स्वयं प्रकाश जी के बारे में जानेंगे, इसके बाद हम लोग कहानी को पढ़ेंगे। तो स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी बड़ा हिस्सा जो नौकरी का और बचपन का हिस्सा जो था वो राजस्थान में बीता था। फिलहाल वे जो हैं सो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हुए हैं। यानी कि वसुधा पत्रिका जो है उसका संपादक है यानी कि एडिटर हैं। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, वैसे आप लोगों को मैं बता दूं कि इस जो पेपर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं अभी हिंदी का, उससे रिलेटेड जितना भी वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है उन सब का मैं एक एक करके हर एक चैप्टर वाइज वन लाइनर क्वेश्चन जितना भी प्रिडिक्ट किया जा सकता है मेरे द्वारा उन सब का मैं उन सबको बना के आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करवा दूंगा। और साथ ही साथ लाइव सेशन भी ले लिया जाएगा टेस्ट के माध्यम से उसका, है ना। तो आप वहाँ से भी इसका तैयारी कर सकते हैं बहुत आसानी से। ये सारा किताब यानी कि आपका क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2 दोनों खत्म होने के बाद ही हम लोग उसके और बढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये क्या कर रहे हैं तो वसुधा पत्रिका के एडिटर के रूप में ये कार्य कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज के जो समकालीन कहानी है उनके महत्वपूर्ण हस्ताक्षर यानी कि समकालीन कहानी को लिखने वाले या समकालीन घटनाओं के ऊपर लिखने वाले बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व ये हैं। उनके 13वीं कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, है ना। उनका कितना कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुका है तो कुल मिला के 13, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी, जात का आदमी और संसाधन उल्लेखनीय है।
उनके बीच विनय और ईंधन। उपन्यास चर्चित रहे हैं। उन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमिक पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश जी की कहानियों में वर्ण शोषण के विरुद्ध चेतना है। वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, मतलब समझ में आ रहा है? यानी कि हमारा समाज जो वर्गों में बटा हुआ है, उनके शोषण के विरुद्ध वो लिखते हैं, शोषण के विरुद्ध आवाज उठाते हैं। ये सब जो है सो उनकी कहानियों में आपको देखने को मिल जाएगा। तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का भी स्वर है। अभी जो आपको बताएं हम, जाति, संप्रदाय, लिंग के आधार पर जो हमारे समाज में भेदभाव भरा हुआ है, उसको लेकर के बहुत ज्यादा मतलब ये चिंतित हैं कह सकते हैं, या फिर उनका विरोध करते हैं। ठीक है। रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई है। उनकी कहानियां हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती है। वाचिक परंपरा मतलब वाचन, यानी कि कहना, पढ़ना। ठीक है। चलिए, तो थोड़ा सा हम लोग नेताजी के चश्मे के बारे में भी देख लेते हैं। तो चारों ओर की सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से और इन सब से प्रेम करने तथा इसकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। यह कहानी यह बताती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं नेताजी का चश्मा। इसके बाद इस कहानी के ऊपर हम लोग विचार करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। हलदार साहब कोई आदमी हैं जो अपने कंपनी के काम के सिलसिले से कोई कस्बे से गुजरते हैं। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, जिसमें पक्के मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। उम्मीद है कि आप लोगों को कहानी हम पढ़ के सुना रहे हैं तो समझ में आ रहा होगा। यदि समझने में कहीं प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। फिर भी हमको जहां ऐसा लगे कि आप लोगों को समझने में परेशानी होगा तो मैं खुद समझा दूंगा। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। कस्बे में क्या क्या था? तो एक लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का स्कूल था, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना था और 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका आप लोग को समझ में आ रहा है, म्युनिसिपल जिसको हम लोग बोलते हैं। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती है ना। यदि नगर पालिका है तो कुछ ना कुछ तो करते ही रहेगा ना वो लोग। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के
किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। कहाँ पे? तो शहर के मुख्य बाजार में। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। ठीक है, पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय वह पोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शवासन अवधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया होगा और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिलाते रहे थे। अच्छा, तो यहाँ इस लाइन से क्या पता चलता है ना क्या कि बहुत सारा चिट्ठी पत्री हो गया है ना, या फिर फालतू का कामों में टाइम बर्बाद करके अच्छे मूर्तिकार को नहीं ढूंढ पाया बोर्ड, है ना, म्यूनसिपल बोर्ड जो है वो ढूंढ नहीं पाया। तो अंततः क्या किया गया कि यहाँ के जो हाई स्कूल का टीचर था, जिसका ड्राइंग टीचर कह सकते हैं, है ना, वो कौन थे? तो मोतीलाल जी थी, है ना, मोतीलाल जी थे। उनको यह काम सौंपा गया होगा, है ना, और वो क्या कहते हैं कि महीने भर में ही हम मूर्ति बना के पटक देंगे है ना। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फीट ऊंची, है ना, यानी कि सर का टोपी से लेकर के जो कोट का दूसरा बटन था वहां तक करीब करीब ये 2 फीट ऊंचा था, जिसे बस्ट कहते हैं। ठीक है, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसिन, है ना, फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। ये सब नेताजी के नारे थे, है ना, दिल्ली चलो और या तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, इस टाइप का था ना, वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों में चश्मा नहीं था। मूर्ति तो बहुत अच्छा बना था, शानदार मूर्ति बना, लेकिन एक चीज की कमी रह गई थी। वो क्या कमी थी? तो नेताजी की आंखों में चश्मा नहीं था। ठीक है, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, यानी कि जो मूर्तिकार बना रहा था वो संगमरमर का चश्मा लगाना भूल गया था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था, यानी कि एक नॉर्मल सा चश्मा, ओरिजिनल का चश्मा, यानी कि वो मूर्ति के साथ अटैच नहीं था, उसको निकाला जा सकता था। ठीक है, हलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया, यानी कि देखा या नोटिस किया, और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई, है ना, एक अजीब सा कौतुक भरी, यानी कि कह सकते हैं आसान भाषा में उसको क्या कहें, मतलब किसी चीज को देखने के बाद कुछ अजीब सा लगता है तो एक हंसी जो निकलती है अंदर से, उसे हम लोग कह सकते हैं वाह भाई, यह भी आइडिया ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल, क्या बात है।
जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तभी हलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में यह निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है ना। ये कौन सोच रहे हैं? हलदार साहब। दूसरी बात, जब हलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा गया तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार वाला गोल चश्मा है ना। बार बार चश्मा चेंज हो जा रहा है। हलदार साहब की कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा। हलदार साहब की आदत पड़ गई हर कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, है ना। हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमयी हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? मतलब हलदार साहब जो हैं सो बार बार देख रहे हैं कि चश्मा चेंज हो जा रहा है, भाई क्या हो रहा है इसमें। तो उनके मन में जो जिज्ञासा थी वो अब रुक नहीं सकती थी, तो वो पान वाले से ही पूछ लिया कि भाई ये क्या बात है, नेताजी का चश्मा बार बार बदल क्यों जाता है? तो पान वाले के मुंह में पान ठुसा हुआ था। पान वाले के मुंह में पान ठुसा हुआ था। एक काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था, है ना। काला सा मोटा सा एकदम खुशमिजाज आदमी। खुशमिजाज आदमी किसको बोलते हैं? तो जो हमेशा खुश रहता है। हलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा, क्योंकि मुंह से तो हंस नहीं सकता था, क्योंकि भाई उसका मुंह में पान ठुसा हुआ है ना। उसकी तोंद थिरकी, है ना। उसका तोंद यानी कि पेट जो है सो कुछ थिरका, नाचा, है ना। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर, यानी कि दांत दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है ना। कोई चश्मे वाला है जिसका नाम है कैप्टन, ठीक है। क्या करता है? कौन पूछता है? ये हलदार साहब। हलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज करता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? हलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए कि कोई गिराक आ गया, समझो। गिराक मतलब ग्राहक, ठीक है। यहाँ पे पान वाला बोल रहा है तो उसका लैंग्वेज थोड़ा अलग होगा, ठीक है, क्योंकि वो छोटे कस्बे में रहता है तो उसका हिंदी कुछ अच्छा नहीं होगा। तो कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, यानी कि चौड़ा वाला फ्रेम चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा, है ना। तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया, है ना। कैप्टन जो है सो चश्मे का व्यापार करता है। अब कोई ग्राहक आया, उसको चौड़ा फ्रेम वाला चश्मा चाहिए, तो कैप्टन तुरंत कहाँ से लाएगा? तो मूर्ति वाला उठा के उसको दे दिया और मूर्ति में दूसरा बिठा दिया, है ना। अब हलदार साहब को बात कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसीलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है तो मूर्ति पर लगा है तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई
एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है ना? हलदार साहब ने पान वाले से पूछा कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है? पान वाले यानी कि पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों में हंसा, उसकी तोंद थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया था, है ना? मास्टर बनाना ही भूल गया था। पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, लेकिन हलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली बात, है ना? यानी यह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर लिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा, है ना? पत्थर का कैसे पारदर्शी चश्मा बनाया जाएगा, या कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और फिर वह निकल गया होगा। उफ, ये सब हलदार साहब के दिमाग में आते हैं बात, है ना? पॉसिबिलिटीज ये सब हो सकती हैं कुछ। हलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? हलदार साहब जो हैं सो कुछ आगे जाकर फिर पीछे मुड़कर पूछते हैं पान वाले से कि क्या ये कैप्टन जो है वो नेताजी का साथी था क्या, या आजाद हिंद फौज जो नेताजी खड़ा किए थे, आपको पता होगा, हिस्ट्री पढ़े होंगे तो, क्या उसका भूतपूर्व सिपाही था क्या वो, है ना? पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ में मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? यानी कि कैप्टन लंगड़ा भी था। पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है और उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं, है ना? ये कौन कहता है? पान वाला। हलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त की इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गया। एक बेहद बूढ़ा मड़ियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंख पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत सारे चश्मे लिए अभी एक गली से निकला था और एक बंद दुकान के सहारे अपनी बांस टिका रहा था, है ना? एक बूढ़ा सा मरियल सा लंगड़ा आदमी, हाथ में एक संदूकची, यानी कि पहले के ज़माने में जो होता था ना, वो चदरा का लोहा का छोटा छोटा संदूक बनाया जाता था, मतलब उसमें अपना सामान रखता होगा वो, और एक बांस का, ये कह सकते हैं बलून बेचने वाला देखे है ना, उस टाइप से कुछ बनाया हुआ था जिसमें चश्मा लगा के वो शोपीस के लिए रखा होगा और क्या, दिखाने के लिए लोगों को, है ना? तो एक बंद दुकान के सहारे वो अपनी बांस को टिका रहा था, यानी कि खड़ा कर रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है, यानी कि उसका कोई अपना दुकान नहीं था, फेरी लगाता है। फेरी समझ में आता है ना, जो घूम घूम के बेचता है। हलदार साहब चक्कर में पड़ गए,
पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है। लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, है ना, वो चश्मा। ठीक है, चलिए। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान वाले की दुकान भी बंद थी। चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार मूर्ति की आंखों में चश्मा भी नहीं था। हलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंख पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हलदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आकर बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस काम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी जिंदगी, सब कुछ होम देने पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गया, है ना, क्या कह रहे हैं, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी जिंदगी, सब कुछ होम देने वाली पर भी हंसते। होम मतलब निछावर कर देने वाले, है ना, लुटा देने वाले पर भी हंसती है ना, और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। बिकने का मतलब कोई कुछ पैसा दे दे। अभी देख रहे हैं ना करप्शन कितना बढ़ा हुआ है, तो उसी के ऊपर वो कहते हैं कि अपने लिए बिकने के मौके ढूंढते हैं। दुखी हो गए हैं। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे से गुजरने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिस्थापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों में चश्मा नहीं होगा। लेकिन मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएं। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे पर आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रुको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ते चलते लोग देखते रहे, है ना। जीप रुकते न रुकते हलदार साहब जीप से कूदे और तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति के आंखों पर सरकंडे से बना एक छोटा सा चश्मा लगा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हलदार साहब भावुक हुए। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। यही था कहानी। ठीक है, चलिए इसके कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, चाहे तो आप कर सकते हैं, है ना। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे?
तो साधारण सा बात है, क्योंकि कैप्टन उसको इसलिए कहा जाता था, उसके अंदर देशभक्ति कूट कूट के भरा हुआ था। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि नेताजी की आंखों में चश्मा नहीं था। एक गरीब सा बूढ़ा आदमी जो चश्मे का व्यापार करता था, जिसकी अपनी दुकान भी नहीं थी, वो अपने यहाँ जो बेचने के लिए चश्मे लाता था, उसमें से कोई एक चश्मा नेताजी की आंखों में पहना देता था, है ना। चलिए इसके बाद देखते हैं। हलदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने से मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। क्यों? देखते हैं। हलदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? तो हलदार साहब क्यों मायूस हो गए थे? तो उसका कारण ये था कि हलदार साहब को लगा कि फिर से उस कस्बे से मैं गुजरूंगा, नेताजी की मूर्ति वहां होगी, परंतु उनकी आंखों में चश्मा नहीं होगा, जिस कारण से वो मायूस हो गए थे। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? सिंपल सा बात है, सरकंडे का चश्मा कुछ ऐसा था जो कोई बच्चा बनाया था, ऐसा देखने से लग रहा था। सरकंडा मतलब लकड़ी, है ना, छोटा जो लकड़ी होता है जो आसानी से मुड़ जाता है ना, घास टाइप का कह सकते हैं, होता है जो मुड़ता है। तो उस टाइप का चश्मा कोई बना के पहना दिया था, कोई बच्चा ही पहनाया होगा। तो हलदार साहब को यह लगा कि आज भी हमारे देश में देशभक्ति है, चाहे वो छोटे बच्चे के रूप में क्यों ना हो। एक छोटे बच्चे के अंदर भी देशभक्ति है, उसे भी नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे की अच्छी नहीं लगी। तो एक छोटा सा बच्चा क्या कर सकता है? उसके रेंज में जितना था वो कर दिया। एक सरकंडी का चश्मा, घास का चश्मा बना के पहना दिया, है ना। और हलदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? तो उसका बस वही कारण था कि छोटे बच्चे के अंदर भी देशभक्ति है ना, वो देख करके। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है ये कहानी आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग क्या करेंगे कि सारा कहानी को पढ़ लेंगे, ठीक है। कल हम लोग देखेंगे बाल गोविंद भगत, जो रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो हम लोग क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2 दोनों का पूरा कंप्लीट पढ़ने के बाद एक एक चैप्टर को उठाएंगे और उससे रिलेटेड जितना भी वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है, यानी कि जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकता है, उन सभी को हम लोग रेखांकित करेंगे, पढ़ेंगे और सबसे हम लोग टेस्ट भी लेंगे, है ना। वो ऑनलाइन टेस्ट आप लोग दे सकते हैं। जल्द ही उस टेस्ट के बारे में अनाउंसमेंट आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। और आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही साथ वैसे विद्यार्थी जो झारखंड फील्ड वर्कर का फॉर्म भरे हैं और उसकी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के साथ इस चैनल को ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि इस चैनल पे झारखंड फील्ड वर्कर का कंप्लीट सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा यूट्यूब पे। उसका कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा, है ना। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।